नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गेहूं, चावल, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं। संसद सुरक्षा चूक मामले में 6 अभियुक्तों को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से ईरान की 2 दिन की यात्रा पर। देश के पश्चिमोत्तर मैदानी भागों में अगले 4 दिन में भीषण ठंड की संभावना। फसल कटाई का त्योहार भोगाली बिहू और भोगी देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम इंदौर में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार गेहूं, चावल, प्याज और चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गेहूं और चीनी के आयात की भी कोई योजना या आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा घरेलू बाजार में दामों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये बयान आया है। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने कल 6 आरोपियों को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमूल शिंदे, महेश कुमावत और नीलम आजाद को रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया था। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच लंबित रहने तक सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। 5 जनवरी को नीलम आजाद को छोड़कर अन्य 5 आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी थी। इसके अतिरिक्त मनोरंजन डी और सागर शर्मा ने नार्को विश्लेषण और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए भी अपनी सहमति दी है। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में अब 9 दिन शेष हैं। इस अवसर पर आज उत्तर प्रदेश में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान आज से 21 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक से आज से अपने नजदीकी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आह्वान किया था। उत्तर प्रदेश में इस महा स्वच्छता अभियान का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जो आज अयोध्या के लता चौक से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। स्वच्छ अयोध्या की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या बस अड्डे से 50 ई बसों और 25 ग्रीन ऑटो का भी शुभारंभ करेंगे। अयोध्या में नवनिर्मित धर्मपथ और रामपथ पर इन ई बसों और ग्रीन ऑटो का संचालन शुरू किया जाएगा। ऐसी 100 और बसें 15 जनवरी से परिचालन शुरू करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को 9 दिन तक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने और उत्तरायणी उत्सव से 22 जनवरी तक मंदिरों, घाटों, अन्य स्थानों तथा शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान दीपोत्सव, कलश यात्रा, झांकियों, रामचरित मानस के पाठ, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ये योजना गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य खर्च प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को इस कार्ड की सुविधा प्रदान करना है। सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 30 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन की ईरान यात्रा पर होंगे। वे ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्हियां से मुलाकात कर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक सहयोग, कनेक्टिविटी संबंधी पहल और लोगों के बीच संपर्क के मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। दिल्ली में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लद्दाख में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग पूरे करगिल जिले को शामिल किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं। लोगों ने केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। एक रिपोर्ट। प्रदेश के जांस्कर सब डिवीजन के फेर पंचायत के रालाकुंग नंगमा गांव के लोगों को इस यात्रा से काफी लाभ हुआ है। यात्रा के अंतर्गत लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। गांव के निवासी सैयद काजिम हुसैनी ने आकाशवाणी को बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कड़ाके की ठंड में भी लोगों को जल जीवन मिशन से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब 2019 के बाद जब पानी जेजेएम के थ्रू आने लगे हैं, तब से लेकर आज विंटर के टाइम पे भी हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। अब इस जम जाने का भी एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला गया है, जिसमें इंसुलेशन करके पानी फ्रीज हुए बगैर हमें पहुंच जाते हैं। करगिल लद्दाख से इनायत अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। फसल कटाई का त्योहार भोगाली बिहू और भोगी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना में 3 दिन तक चलने वाले भोगी त्योहार को लेकर विशेष रूप से ग्रामीण लोगों में काफी उत्साह है। असम में फसल कटाई का पर्व माघ बिहू आज मनाया जा रहा है। इसे भोगाली बिहू और माघोर दोमाही भी कहा जाता है। इस त्योहार को तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और भारत के उत्तरी राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कल शाम 6ठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान्न महोत्सव शुरू हुआ। 3 दिन के इस महोत्सव में भारत के 50 प्रतिभागियों के साथ साथ 16 देशों के 37 पतंगबाज भाग ले रहे हैं। महोत्सव में तेलंगाना के पारंपरिक व्यंजन, हस्तकला और हस्तशिल्प के विभिन्न 800 स्टॉल लगाए गए हैं। ये महोत्सव कल 15 जनवरी तक चलेगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम ने पहले 2020 मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया था। वहीं रांची में FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर के पहले ग्रुप मुकाबले में कल रात अमेरिका ने भारत को 1-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से और अमेरिका का मैच इटली से होगा। ओलंपिक क्वालीफायर में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें से शीर्ष 3 टीमें इस वर्ष पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेंगी। राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा है कि 74% मुस्लिम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से खुश हैं और नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे सफल प्रधानमंत्री मानते हैं। मंच ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उसने देश में मुस्लिम समुदाय के बीच अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण कराया है और इसके अनुसार भगवान राम जनमानस में छाए हुए हैं और नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं, जिनकी आवाज देश ही नहीं विदेशों में भी स्वीकार की जाती है। सर्वेक्षण के अनुसार असंख्य मुस्लिम चाहते हैं कि इस्लाम पर राजनीति कर रहे उलेमाओं, मौलानाओं और विपक्षी नेताओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद चंद्रिका। विपक्षी राजनीतिक दलों की अगुवाई वाले गठबंधन की कमान कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ सौंपने को कुछ अखबारों ने पहली खबर बनाया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, राजनीतिक में छाई गर्माहट, तृणमूल कांग्रेस के इस बयान को जनसत्ता ने साथ ही दिया है। कांग्रेस को बंगाल में अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए। नवभारत टाइम्स, देशबंधु, जनसत्ता और हिन्दुस्तान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के चौथे सम्मन को सुर्खियों में दिया है। देशबंधु ने बॉक्स में लिखा है, रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की गई पुख्ता तकनीक का भरपूर इस्तेमाल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अयोध्या मार्ग पर 35 रेलगाड़ियों का रूट बदला। मौसम के सर्द होते अंदाज को भी कुछ अखबारों ने प्रमुखता दी है। लिखा है, शीतलहर से ठिठुरी दिल्ली, न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 हुआ। सुबह के समय दृश्यता कम। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर की खबर भी साथ दी गई है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घने कोहरे के कारण मुंबई गुवाहाटी उड़ान को ढाका उतारना पड़ा। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मसूरी नैनीताल को अभी बर्फबारी का इंतजार। हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अत्रे के निधन की खबर कुछ अखबारों के पहले पन्ने पर है। देशबंधु ने लिखा है, रचनात्मकता से संगीत को सजाने वाली गायिका ने 92 वर्ष की आयु में दुनिया से अलविदा कहा। अमर उजाला ने लिखा है, किराना घराना की गायिका प्रभा पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थीं। दैनिक भास्कर ने बढ़ता बॉलीवुड शीर्षक से फिल्मों की कमाई का आकलन विस्तार से दिया है। लिखा है, 2023 में हमारी फिल्मों ने 12,400 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ा जल्द ही 20,000 करोड़ रुपए पहुंचेगा। पत्र लिखता है, कमाई में भारतीय फिल्में यूरोप से आगे। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, हरियाणा में 10 साल के अस्थायी कर्मचारी होंगे पक्के। सरकार ने बनाई पॉलिसी, जल्द लागू करने की तैयारी। देशबंधु ने मकर संक्रांति, उत्तरायण और अन्य त्योहारों के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष की देशवासियों को बधाई पहले पन्ने पर दी है। समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गेहूं, चावल, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं। संसद सुरक्षा चूक मामले में 6 अभियुक्तों को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से ईरान की 2 दिन की यात्रा पर। देश के पश्चिमोत्तर मैदानी भागों में अगले 4 दिन में भीषण ठंड की संभावना। फसल कटाई का त्योहार भोगाली बिहू और भोगी देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।